हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अब है चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने लास्ट टाइम मतलब कि 4th चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाले इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, राइट। तो ऑस्टेड ने भी ये ऑब्जर्व किया था, राइट, अपनी सर्किट से कि जब कभी भी किसी रॉड में से करंट फ्लो होता है, राइट, जैसे कि यहाँ पर जो करंट फ्लो का है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होने वाला है। तो करंट फ्लो होने की वजह से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब यहाँ पर ऑस्टेड ने क्या किया कि मैग्नेटिक कंपास उस रॉड के नज़दीक रख दिया, राइट। मैग्नेटिक कंपास को रखने से उस रॉड के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड प्रोड्यूस होता है, राइट, तो यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हुआ, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रॉड है उसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो गया, राइट। तो यहाँ पर इस चैप्टर में जो भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो उल्टी स्टडी करेंगे। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो भी करंट मिलने वाला है, मतलब कि यहाँ पर ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए, राइट। तो बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी विल गेट इलेक्ट्रिक करंट इन दी सर्किट, और इस फिनोमिनन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So the phenomenon in which electric current generated by varying magnetic fields is called electromagnetic induction. अब नेक्स्ट टॉपिक है द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फेराडेज एंड हेनरी। तो यहाँ पर बेसिकली हमने एक कॉइल ध्यान में ली है जो कि हेलिकल शेप की है, राइट। तो हेलिकल शेप की एक कॉइल जिसमें सर्कुलर टर्न्स है, राइट। अब उस कॉइल को हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया। अब गैल्वेनोमीटर यहाँ पर करंट को सेंस करता है, राइट। गैल्वेनोमीटर से कभी भी करंट का मेजरमेंट नहीं हो सकता, बट वो करंट को सेंस कर सकता है। करंट की डायरेक्शन को हम लोग यहाँ से जज कर सकते हैं, राइट। और एक मैग्नेट हमने ध्यान में लिया, राइट। मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं। अब वैसे एक मैग्नेट को यहाँ पर हम लोग स्टेडीली रखते हैं। तो फेरेडे और हेनरी ने उस दौरान यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि स्टेडी रखने से यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, राइट। बट जब मैग्नेट को एक डायरेक्शन में आगे हमने कुछ मोशन कुछ वेलोसिटीज के साथ आगे बढ़ाया तो वहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बता रहा था, राइट। वैसे ही आगे जाके अगर वो रेस्ट पे आ जाएगा तो फिर से गैल्वेनोमीटर जीरो पे बताएगा। वापस जो मैग्नेट है उसको हम लोग पीछे ले गए, राइट। पीछे ले जाने से फिर से यहाँ पर गैल्वेनोमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में, पहले जो भी डायरेक्शन थी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में अब डिफ्लेक्शन बताने लगा। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि जो बार मैग्नेट है उसके मोशन के कारण, जो रिलेटिव मोशन हो रहा है कॉइल और बार मैग्नेट दोनों के बीच, उसके कारण गैल्वेनोमीटर यहाँ पर डिफ्लेक्शन बता रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंजेस के कारण हमें यहाँ पर इंड्यूस करंट मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना ज़रूरी है, ना कि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, राइट। सिमिलरली मान लीजिए कि यहाँ पर नॉर्थ फेसिंग है कॉइल की तरफ। अगर नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ फेसिंग है तो यहाँ पर मान लीजिए गैल्वेनोमीटर राइट हैंड साइड डिफ्लेक्शन बता रहा है। तो जब साउथ पोल यहाँ पर फेसिंग होगा और बार मैग्नेट उसकी तरफ जाएगा तो वहाँ पर उल्टी दिशा में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा। तो यहाँ पर बार मैग्नेट के पोल्स पर भी डिपेंड है कि करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा। सिमिलरली करंट की जो डायरेक्शन है वो बार मैग्नेट के मोशन पर भी डिपेंडेंट है। अगर बार मैग्नेट आगे गया तो गैल्वेनोमीटर कुछ और डिफ्लेक्शन बताएगा कुछ और डायरेक्शन में। अगर गैल्वेनोमीटर पीछे गया तो गैल्वेनोमीटर, अगर बार मैग्नेट पीछे गया तो गैल्वेनोमीटर कुछ और डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बताएगा।
तो यही फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था कि जिससे हमें पता चला कि ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आया तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा और वो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट को लाने में यहाँ पर मदद करता है। तो इससे हमें करंट मिलता है इस कॉइल में। ओके, अब देखेंगे फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा हमने चेंजेस किया है। यहाँ पर पहले बार मैग्नेट था बट यहाँ पर अब मैंने कॉइल रख दी है, राइट। छोटी सी कॉइल है, राइट। उस कॉइल को हमने एक बिगर बैटरी के साथ कनेक्ट किया। ओके, अब जब सर्किट यहाँ पर कंप्लीट होगी तब इस कॉइल में से करंट फ्लो होगा, राइट। अब जहाँ कहीं पर भी करंट फ्लो होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर प्रोड्यूस होता है। तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे जो बाहर की जो कॉइल है उसके साथ रिलेट करता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब C2 का मैग्नेटिक फील्ड C1 के कॉइल के साथ एसोसिएट होता है, राइट। अब यहाँ पर फिर से इस बैटरी के कारण इस सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो होने वाला है, राइट। कांस्टेंट करंट के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर C1 के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो उसके कारण यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, किससे यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज ऑर्डर में मिलेगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो मेन यहाँ पर उसका रीज़न है कि यहाँ पर जब करंट कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा जिससे हमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं बताने वाला। तो जब यहाँ से हम लोग करंट चेंज करके, राइट, करंट कैसे चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जो की है की लगाकर उसको ऑन ऑफ करेंगे तो करंट की वैल्यू चेंज होगी, वो कंटिन्यूसली ऑन ऑफ होगा और जिससे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, राइट। वो मैग्नेटिक फील्ड C1 कॉइल के साथ एसोसिएट होगा जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा और वो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट यहाँ पर क्रिएट करेगा। तो जिससे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर कॉइल में भी C2 में भी हमें कुछ भी करके करंट की वैल्यू को यहाँ पर चेंज करना होगा या फिर एक यहाँ पर करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं या फिर करंट को ऑन ऑफ करके भी हम लोग यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन करा सकते हैं। अब मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर का जो भी डिफ्लेक्शन था, राइट, उससे ऑपोजिट डिफ्लेक्शन हमें लेना है। तो यहाँ पर जो बैटरी के टर्मिनल्स है उसको चेंज कर देने हैं। जैसे ही बैटरी के टर्मिनल चेंज हो जाएंगे करंट की डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाएगी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और यहाँ पर ओवरऑल हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो पहले से अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा, राइट। तो इस तरीके से कॉइल टू कॉइल भी हम लोग यहाँ पर करंट को फ्लो करवा सकते हैं विद द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, उससे इंड्यूस ईएमएफ होगा और उससे फिर करंट फ्लो होने वाला है। अब देखेंगे फैराडे का तीसरा एक्सपेरिमेंट, राइट। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने एक चीज़ सिर्फ चेंज की है और यहाँ पर की यहाँ पर हमने सर्किट के साथ ज्वाइन कर दी है, राइट। अब यहाँ पर की को ज्वाइन करने से हम लोग करंट जो है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब कि करंट को चेंज कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पर हम दूसरी तरीके से भी C1 कॉइल पे करंट फ्लो करवा सकते हैं और वो है रिलेटिव मोशन, राइट। तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल्स। अब कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि C2 जो कॉइल है उसको C1 की तरफ ले जा सकते हैं और C1 स्टेशनरी होगा, राइट। C2 को C1 से दूर ले जा सकते हैं, C1 स्टेशनरी होगा, राइट। या फिर C1 और C2 दोनों को एक दूसरे के पास ले जा सकते हैं या फिर एक दूसरे के दूर ले जा सकते हैं। बट C1 या फिर C2 को एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से अगर ले जाएंगे तो वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। बट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के लिए हमें रिलेटिव वेलोसिटी ही चाहिए, रिलेटिव मोशन ही चाहिए, राइट। तो इसीलिए हमें
किसी एक को स्टेशनरी रखना है या फिर दोनों की जो डायरेक्शन होगी मोशन की वो ऑपोजिट रखनी है, राइट। तो इससे ही हमें रिलेटिव मोशन मिलेगा। अब यहाँ पर रिलेटिव मोशन क्यों करवाना है, तो रिलेटिव मोशन से हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है C1 कॉइल पे वो चेंज होगा, राइट। तो C2 जब C1 की तरफ आएगा या फिर कोई भी रिलेटिव मोशन होगा तब C1 पे मिलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंडेंट है और मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा और अकॉर्डिंग टू दैट मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, जिससे इंड्यूस ईएमएफ मिलता है और इंड्यूस ईएमएफ से ही करंट फ्लो होगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा। सिमिलरली C2 जब नज़दीक आएगा तब गैल्वेनोमीटर राइट हैंड साइड अगर डिफ्लेक्शन बताता है तो C2 जब दूर जाएगा तब गैल्वेनोमीटर लेफ्ट हैंड साइड डिफ्लेक्शन बताएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन से, राइट। तो इस तरीके से ये 3 फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट्स थे जिससे हम विद द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पर इंड्यूस करंट मिला, राइट। अब हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने से पहले हमने फैराडे के 3 एक्सपेरिमेंट को समझा है, राइट। तो ओवरऑल हम लोग क्या कर रहे थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स को ही चेंज कर रहे थे। मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे चेंज किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, राइट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स से हमें पता चलता है कि कोई सी भी ऑब्जेक्ट के पास कितने टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद है, राइट। तो यहाँ पर उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेन ध्यान में लिया है, राइट। तो प्लेन में यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक प्लेन है, राइट। तो एक हमारे पास प्लेन है कि जिसमें जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर स्लांटेड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। और यहाँ पर जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और हमारे प्लेन के बीच, क्योंकि हमारा ये एक स्ट्रेट प्लेन रखा है तो प्लेन का जो एरिया वेक्टर है वो उसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि यहाँ पर एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टल मिलेगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मिलेगी। तो प्लेन का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल है यहाँ पर थीटा, राइट। तो थीटा बी और ए के बीच का एंगल है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर एसोसिएट हो रहा है हमारे प्लेन के साथ, दैट फाइव बी इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, राइट। तो बी और ए का जो डॉट मल्टीप्लिकेशन है उससे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा बी ए कॉस थीटा, राइट। बी ए इंटू कॉस थीटा। थीटा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। सो थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो यहाँ पर एक हमारे पास एक रैंडम ऑब्जेक्ट है और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, राइट। और उस रैंडम ऑब्जेक्ट में जो एक पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट अगर ध्यान में ले तो डी वेक्टर ए आई है, राइट। तो वैसे बहुत सारे एलिमेंट हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं और पूरे ऑब्जेक्ट का अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है तो हमें सारे स्मॉल एलिमेंट्स का इंडिविजुअल मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करके उसका समेशन कर देना है। तो यहाँ पर पहले तो जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि 5 और उसके साथ बी, राइट, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर पहला जो टर्म होगा तो वेक्टर B1 डॉट वेक्टर यहाँ पर आएगा DA1, राइट। तो ये फर्स्ट टर्म होगा। फिर सेकेंड टर्म के लिए प्लस वेक्टर B2 डॉट वेक्टर DA2, राइट। ये सेकेंड टर्म होगा और फिर यहाँ पर ये जो आगे टर्म है वो बढ़ते ही जाएंगे, राइट। जहाँ तक मतलब एंड
एलिमेंट्स हमने एज्यूम किए तो n एलिमेंट तक ये टर्म आगे बढ़ेगा, बट ओवरऑल अगर हमें फाइंड करना है तो इसी टर्म का जो एक सार है, समरी है, वो लिख सकते हैं इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा मतलब के सम ऑफ ऑल सेम एलिमेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल, और यहाँ पर आएगा वेक्टर बी आई डॉट वेक्टर डी ए आई, राइट, वेक्टर बी आई डॉट वेक्टर डी ए आई। तो इस तरीके से पूरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर समेशन लिख सकते हैं। उसके बाद टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, राइट। तो हमने बेसिकली फैराडेज और हेनरी के 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े, राइट, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। वो 3 एक्सपेरिमेंट मेनली एक ही कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कॉन्सेप्ट है कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स वाई चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वी आर गेटिंग, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होगा, राइट। तो तीनों एक्सपेरिमेंट का जो समरी है वो एक ही चीज़ कहता है कि हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज चाहिए जिससे करंट फ्लो हो सके, राइट। तो यहाँ पर so the magnitude of the induced EMF in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through circuit, right? तो मैथमेटिकली द इंड्यूस ईएमएफ गिवन बाय, तो यहाँ पर उस फेरेडेज लॉ को इक्वेशन फॉर्म में अगर रखे तो इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर इक्वेशन आएगा d5/dt, राइट। तो फ्लक्स का जो भी चेंज है वो हमें ईएमएफ देगा, राइट। बट यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ईएमएफ का जो भी डायरेक्शन हो, राइट, वो डायरेक्शन यहाँ पर जो फ्लक्स का चेंज है उससे अपोज कर रहा है, राइट। तो फ्लक्स का जो भी चेंज है वो खुद ईएमएफ को ही अपोज कर रहा है, राइट। फ्लक्स, यहाँ पर फ्लक्स के कारण ही ईएमएफ मिला, और ईएमएफ ही उस फ्लक्स को ऑपोज कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव मिला, राइट। अगर यहाँ पर हमारे इक्वेशन में अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, राइट, तो n यहाँ पर लिखेंगे n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहाँ पर इक्वेशन थोड़ा सा माइनर चेंज हो जाएगा, E इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा माइनस, और n टर्म बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे ही हमारा ईएमएफ भी बढ़ता है। तो यहाँ पर आएगा d5/dt, राइट। तो ये जब कॉइल के पास n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसके लिए इक्वेशन हो जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ईएमएफ भी बढ़ेगा, राइट। ओके, तो फ्लक्स किन तरीकों से चेंज हो सकता है इसका आप डिस्कशन करेंगे। तो फ्लक्स की अगर बात करें तो फ्लक्स के इक्वेशन में अगर यहाँ पर फाई लिखे तो फाई इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है उसका, बी ए कॉस थीटा, राइट। तो फ्लक्स एक तो बी से चेंज हो सकता है, फिर एरिया वेक्टर से चेंज हो सकता है, और थीटा से चेंज हो सकता है। 3 क्वालिटीज़ पे, 3 फिनोमिनन्स पे डिपेंडेंट है फ्लक्स का चेंज होना, राइट। अब यहाँ पर फ्लक्स मतलब कि फ्लक्स को कैसे चेंज करें, तो मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज करें, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने के लिए कॉइल को रिलेटिव मोशन में लाना है, या फिर करंट को चेंज करके, राइट, जो भी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जो भी हमने सिस्टम सेटअप की थी उस सिस्टम में करंट को चेंज कर सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एग्जाम्पल है, कंसिडर एक्सपेरिमेंट, व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। एंड सेकेंड है, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस करंट इन द एब्सेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। ओके, तो पहले तो हमें यहाँ पर ये चीज़ फाइंड करनी है कि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन कैसे ला सकते हैं। ओके, तो पहला तरीका है यूज रॉड मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन इनसाइड द कॉइल C2।
C2 पे हमें सॉफ्ट आयन का मटेरियल यूज़ करना होगा। अब सॉफ्ट आयन से क्या होगा कि सॉफ्ट आयन की बेसिकली परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करने में बहुत ही ईजी रहता है। तो सॉफ्ट आयन के जो भी मटेरियल होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से कैरी करता है, मैग्नेटिक फील्ड को आगे बढ़ाता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए C2 कॉइल अगर सॉफ्ट आयन का बना होगा तो उससे जो C1 कॉइल है उसको मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से मिलेगा, उससे C1 पे मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से एसोसिएट होगा। तो इसीलिए ये पहला तरीका है। सेकंड तरीका है कनेक्ट द कॉइल टू अ पावरफुल बैटरी। कॉइल को पावरफुल बैटरी के साथ कनेक्ट करने से हमें अच्छे से गैलोमीटर ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, क्योंकि पावरफुल बैटरी होगी तो उतना करंट भी पावरफुल होगा, करंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो करंट की वैल्यू की रेंज अगर ज़्यादा होगी तो हम लोग ज़्यादा रेंज में उसको वेरी कर पाएंगे, ज़्यादा से कम जा सकते हैं और कम से फिर से ज़्यादा जा सकते हैं। जो जितना वो रेंज ज़्यादा होगा उससे गैलोमीटर ज़्यादा डिफ्लेक्शन बताएगा। तीसरा तरीका है मूव अरेंजमेंट रैपिडली। राइट, रैपिड अरेंजमेंट से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, राइट, C1 कॉइल पे, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर चेंज होगा तो वहाँ पर ज़्यादा करंट मिलेगा। तो यहाँ पर मेन थिंग है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, जिससे इंड्यूस EMF क्रिएट होगा और उससे ही करंट की वैल्यू हमें मिलने वाली है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में कि हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस करंट इन द एब्सेंस ऑफ गैलोनोमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि गैलोनोमीटर अगर एब्सेंट है, गैलोनोमीटर हमारे पास नहीं है, तो और कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर उसका आंसर है कि रिप्लेस गैल्वेनोमीटर बाय अ स्मॉल बल्ब। राइट, तो स्मॉल बल्ब कैसे पता चलेगा? तो स्मॉल बल्ब जैसे ही, अगर मान लीजिए कि उस सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है, तो वैसे ही जो स्मॉल बल्ब है वो ग्लो करेगा। अब स्मॉल बल्ब में भी इतनी कैपेसिटी होती है कि कम करंट होगा तो कम ग्लो होगा, ज़्यादा करंट होगा तो वो फुल कैपेसिटी से ग्लो करेगा। तो इससे भी पता चल सकता है कि कम करंट फ्लो हो रहा है या फिर ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें गैलोनोमीटर अगर हमारे पास नहीं है तो हम लोग स्मॉल बल्ब का यूज़ कर सकते हैं कि जिससे पता चले कि हाँ इसमें करंट प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.5 ओम is placed vertically in the east-west plane. A uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. The magnetic field is increased to zero in 0.70 second at a steady rate. Determine the magnitudes of induced EMF and current during this time interval. तो इस तरीके से सिचुएशन है जैसे कि हमारा जो स्क्वायर लूप है, राइट, यहाँ पर ये स्क्वायर लूप आपको ध्यान में रखना है। ये स्क्वायर लूप है और स्क्वायर लूप को हमने ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा है, राइट, ईस्ट टू वेस्ट प्लेन में। तो ऑब्वियसली उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, मतलब कि स्क्वायर लूप के तो परपेंडिकुलर ही मिलेगा, राइट। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, राइट। तो यहाँ पर जो प्लेन, मतलब कि प्लेन का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज एग्जैक्टली 45 डिग्री, राइट। 45 डिग्री का एंगल होने वाला है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो वो स्लांटेड जाएगा और हमारा जो प्लेन है उसका एरिया वेक्टर वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर एंगल 45 होगा। तो इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस 45, राइट। इस तरीके से ये इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसकी बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0.1, राइट। फिर इनटू एरिया वेक्टर यहाँ पर कितना दिया गया है, तो एरिया वेक्टर है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो ये सिर्फ साइड है 10 सेंटीमीटर।
उसका एरिया फाइंड करना है तो वो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, राइट। बट 100 सेंटीमीटर इनटू हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो 10 इंटू 10 तो वो 100 हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁴, तो 100 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁻² आके बचेगा। और cos 45 मतलब कि 1/√2, तो यहाँ पर √2 आ जाएगा। तो ये जो भी आंसर हमें मिलेगा वो उसका यूनिट हमें मिलेगा वेबर में, राइट। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो है वेबर। उसके बाद जो यहाँ पर स्टेडी रेट में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, राइट। डिक्रीज होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाने वाला है, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि फाइनल फ्लक्स कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो इसीलिए फाइनल फ्लक्स तो वो है 5 और वो होगा मिनिमम, राइट। क्योंकि स्टेडीली रेट से वो डिक्रीज हो रहा है तो आफ्टर ऑल वो आगे जाके ज़ीरो ही होने वाला है, तो इसीलिए फाइनल फ्लक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अब यहाँ पर जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो 0.70 सेकेंड में चेंज हो रहा है। तो अब इंड्यूस ईएमएफ की अगर फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान में ले, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो उसकी फॉर्मूला होगी इक्वेशन के हिसाब से E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट, अपॉन टाइम इंटरवल मतलब कि डेल्टा टी, राइट। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज तो मॉड ऑफ फाइनल फ्लक्स माइनस ज़ीरो, राइट। तो यहाँ पर डिफरेंस ही लेना है हमें, फाइनल या फिर इनिशियल कुछ भी नहीं करना है, तो इसीलिए इनिशियल पहले लिखा माइनस फाइनल बाद में लिखा, फाइनल फ्लक्स ज़ीरो ही होगा। एंड अपॉन जो टाइम इंटरवल है वो लिख लेते हैं डेल्टा टी, ओके। नाउ इज इक्वल टू यहाँ पर 5 है, तो 5 की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो है 10⁻⁻3, राइट। 10⁻³ अपॉन √2 एंड देन इनटू 0.7। 0.7 यहाँ पर क्या है, तो वो है टाइम इंटरवल, राइट। अब इसका अगर कैलकुलेशन हम लोग करें तो कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पर हमें मिलेगा ईएमएफ इज इक्वल टू वो होगा 1 मिली वोल्ट, राइट। 1 मिली वोल्ट वो हमारा ईएमएफ होगा। अब यहाँ पर हम लोग करंट फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो उसमें I इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन आर आएगा, राइट। आई इज इक्वल टू ई एम एफ अपॉन आर, तो ई एम एफ यहाँ पर कितना होगा, इज इक्वल टू 10⁻⁻3, राइट, अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है 0.5, तो 0.5 एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 2 मिली एम्पियर, राइट, करंट फ्लोइंग विच इज़ 2 मिली एम्पियर। अब यहाँ पर जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो भी फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, वो भी फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट। तो उसका भी फ्लक्स यहाँ पर काउंट होगा। बट यहाँ पर हम लोग स्टेडी फील्ड की बात कर रहे हैं। स्टेडी फील्ड मतलब कि वो टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए जो स्टेडी फील्ड है, अर्थ का स्टेडी फील्ड, वो कभी भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं ला सकता, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ तभी आता है जब मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज हो। बट अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो स्टेडी होता है, राइट। तो वो यहाँ पर कभी कहीं पर भी इफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर 500 टर्न्स एंड रेजिस्टेंस 2 ओम इज प्लेस विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल component of the earth's magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180 degree in 0.25 second. Estimate the magnitude of the EMF and current induced in the coil. Horizontal component of earth's magnetic field at the place is 3 into 10⁻⁵ Tesla. तो यहाँ पर जो सर्कुलर कॉइल है उसको रोटेट किया जा रहा है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, राइट। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो यहाँ पर जैसे जैसे वो चेंज होता जाएगा, कॉइल जैसे जैसे रोटेट होता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा जिससे करंट फ्लो होगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पहले फाइंड करेंगे मतलब कि फाई इनिशियल मतलब फाई आई, तो इनिशियल फ्लक्स इज इक्वल टू इक्वेशन होगा यहाँ पर बी इंटू
ए कॉस थीटा, राइट, बी ए कॉस थीटा पूरा इक्वेशन होगा। अब बी से अगर स्टार्ट करें तो 3 इंटू 10⁻⁻5, राइट। फिर एरिया वेक्टर आएगा, तो एरिया वेक्टर यहाँ पर आएगा, वो होगा पाई इंटू 10⁻², इट इज़ गिवन, राइट, इंटू कॉस 0, क्योंकि स्टार्टिंग में वो अलाइन होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के पास, राइट। अब इसका कैलकुलेशन हमें मिलेगा इज इक्वल टू 3 इंटू पाई इंटू 10⁻⁻5 वेबर, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का यहाँ पर यूनिट होगा वेबर। अब हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे फाइनल फ्लक्स आफ्टर द रोटेशन। तो फाइनल फ्लक्स आफ्टर द रोटेशन, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 5F, राइट। तो 5F फाइनल फ्लक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से इक्वेशन आएगा 3 इंटू 10⁻⁻5, राइट, इंटू पाई इंटू 10⁻⁻2 एंड देन यहाँ पर आएगा इंटू कॉस 180, राइट। तो कॉस 180 आएगा, तो कॉस 180 इज इक्वल टू, मतलब कि माइनस आएगा -3 इंटू पाई इंटू 10⁻, यहाँ पर आएगा कैलकुलेशन में -7, राइट, 10⁻⁻7 वेबर। यहाँ पर भी -7 ही आएगा, राइट। तो -7 मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 10⁻7 वेबर। तो एक प्लस आया, एक माइनस आया, राइट। तो इसीलिए अब हम लोग इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करेंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसकी फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे, तो E इज इक्वल टू, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इनटू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल, राइट। तो यहाँ पर अब वैल्यू स्टार्ट करेंगे। पहले तो 500 टर्न्स है, तो 500 टर्न्स इनटू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो मिला 6 पाई इंटू 10⁻⁻7। और 6 पाई इंटू 10⁻⁻7 कैसे आएगा, तो यहाँ पर ये माइनस ये, राइट, दोनों का अगर डिफरेंस फाइंड करेंगे तो टोटल 6 पाई इंटू 10⁻7 मिलेगा। और फिर अपॉन डेल्टा टी मतलब कि यहाँ पर 0.25, राइट। तो 0.25 टाइम इंटरवल है। अब इसका यहाँ पर कैलकुलेशन हमें मिलेगा, तो वो होगा 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट, राइट। इतना ईएमएफ मिलेगा। अब हमें यहाँ पर करंट फाइंड करना है, तो करंट की फॉर्मूला होगी आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, राइट, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो ई अपॉन आर का रेशियो जो हमें मिलेगा वो होगा 1.9 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो ये हमें करंट मिला जो कि सर्कुलर कॉइल में से फ्लो होने वाला है, राइट। यहाँ पर जो ईएमएफ है और करंट है, दोनों के एस्टिमेटेड वैल्यूज़ है। यहाँ पर जो उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब कि तुरंत की जो वैल्यू होगी वो अलग होगी, क्योंकि हमारी जो रोटेशन की स्पीड है उस पर भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिपेंड करती है। स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी इंस्टेंटेनियस जो वैल्यूज़ है वो ज़्यादा तरीके से चेंज होगी, राइट। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ रोटेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी डिफरेंट मिलने वाली है।